खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात राज्यसभा चुनाव की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों 2 वोटों की वैधता को लेकर चुनाव आयोग के सामने 3 घंटे के अंदर 2 बार दोनों दलों का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंच गया। कांग्रेस का कहना है कि 2 एमएलएज ने वोटिंग के दौरान अपने वोट बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को दिखाए, इसलिए ये वोट खारिज किए जाएं। बीजेपी का इस पर जवाब है कि चुनाव के बाद इस तरह की शिकायत करना गलत है, इसका कोई मतलब नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग पर अपने बड़े नेताओं के जरिए दबाव डालने का आरोप भी जड़ा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा, पी चिदंबरम और सुरजेवाला को चुनाव आयोग भेजा, तो बीजेपी ने इसके जवाब में अपने दिग्गज नेताओं की पूरी फौज उतार दी। सेंट्रल मिनिस्टर अरुण जेटली, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण चुनाव आयोग गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर गुजरात की यह एक राज्यसभा सीट अमित शाह और अहमद पटेल के लिए क्यों बन गई है नाक की लड़ाई। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। गुजरात में कांग्रेस और हुक्मरान बीजेपी के दरमियान रस्साकशी साफ देखने को मिली। कांग्रेस के 44 मेंबरान असेंबली ने असेंबली पहुंचकर रियासत से राज्यसभा की सीटों के लिए अपने वोट डाल दिए हैं। जहां 2 नशस्तों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बताया जा रहा है, वहीं तीसरी सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने भी इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। कांग्रेस के लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर पटेल इस सीट पर हारते हैं तो कांग्रेस के लिए ये दोहरा झटका होगा। इसका असर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की तस्वीर पर भी पड़ेगा, क्योंकि पटेल उनके सबसे करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हमारे एमएलए जा रहे हैं बीजेपी की ओर, रोकिए, तो कहा गया कि जाने दीजिए जिसको जाना है वो। तो वो जो मामला है वो जा रहे हैं और हमने 21 जुलाई को कांग्रेस को मुक्त किया है और कांग्रेस ने हमको भी मुक्त किया कि आप फ्री है, जो भी ठीक लगे वो करने वाले आप करिए। अब अहमद भाई जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, न सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि नतीजा बिल्कुल अच्छा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो राज्यसभा की, गुजरात राज्यसभा की ये एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच नाक की लड़ाई क्यों बन गई है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए रिफत जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि जनता का रिपोर्टर के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और नवीन कुमार साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। और नदीम जावेद साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ बहस का हिस्सा हैं, बस थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। और अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो भी पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन कुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर इस एक सीट को नाक की लड़ाई क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, यह सवाल देश आज आपसे जानना चाहता है, क्योंकि यह सभी को पता था कि आपके पास नंबर्स नहीं थे। इस तीसरी सीट के लिए अहमद पटेल के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने उतारा है कांग्रेस पार्टी को ही तोड़कर, उसको जीतने के लिए आपके पास सीटें नहीं है, यह हर कोई जानता है। लेकिन उस सीट को भी जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करती हुई नजर आ रही है आपकी पार्टी। आपने 2 सवाल किए हैं समीर भाई। मैं आपको पहला बता दूं कि कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल अगर लगता है तो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा ना, इसके अलावा नहीं उतारा। दूसरी बात आपने कही कि नंबर्स नहीं थे। अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है, किस लिए? क्या उनके जब वो अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है, वो अपने विधायकों को, जनता पर विश्वास नहीं है अलग बात, विधायकों पर भी विश्वास नहीं है कांग्रेस को, ये बड़ी बात। उनको वो उठा करके अपने साथ बाहर रह जाती है दूसरे राज्यों में। उसके बाद कहते हैं कि हाउस ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने किसी से बात नहीं करी है। उनके लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने शंकर सिंह वाघेला के साथ कांग्रेस को छोड़ा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? सभी विधायक नहीं हुए ना जी। नवीन, लेकिन उसका जवाब तो बार बार पार्टी दे रही है ना।
आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया पूरी पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है दरअसल, देखिए विधायकों को लालच दिया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है 15-15 करोड़ का लालच दिखाया गया, इसके बाद उन पर तरह तरह से दबाव डाला जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ना साहब, कांग्रेस पार्टी के वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कब, मुझे एक बात बताइए, जिन विधायकों ने, जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, किसी विधायकों ने कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या कि उसके खिलाफ उसको डराया गया, धमकाया गया इस प्रकार से? क्या किसी ने कहा है कि मेरे को प्रलोभन के लिए पैसे दिए गए? कहां कहा? ऐसे कुछ भी किसी पर आरोप लगा देना बड़ा आसान है, और कांग्रेस की तो नियति है ये, कांग्रेस की तो नियति यही है कि आरोप लगाना। और क्योंकि अब तक वो जो काम करते रहे हैं पिछले कई 60 वर्षों में, उनको लगता है कि दूसरी पार्टी ऐसा करे। कांग्रेस के विधायकों, मैं आपको एक बड़ी कांग्रेस के विधायकों ने बाकायदा कहा है, ऑन कैमरा कहा है। मैं कांग्रेस के विधायकों ने कहां शिकायत दर्ज कराई है, मुझे बताइए ना, ऑन कैमरा क्या कहा है? नहीं, शिकायत नहीं दर्ज कराई, बयान दिया गया है। लेकिन वही नवीन कह रहा है, अगर बयान है तो भाई सबूतों के आधार पर बयान दिया, दर्ज हो जाएगी। आप कहेंगे चार्जशीट हो जाएगी, आप कहेंगे अभी कन्विक्ट नहीं हुआ है, आप तो बचाव करते ही रहेंगे। अरे आप क्या कहेंगे, आप तो इसी प्रकार की बातें, देखिए मुझे इस प्रकार की बात नहीं कर रही है, क्योंकि आप, मुझे मालूम आपकी स्थिति क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। आज कांग्रेस के साथ कांग्रेस के लोग नहीं है, वो छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, कांग्रेस की ना तो विचार, कांग्रेस का ना नेतृत्व है, ना कांग्रेस के पास दिशा है, ना कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति देश को आगे चलाने के लिए, ये सब जानते हैं। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को मंडी बना दिया, खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, इस पर शर्म नहीं आती आपको? कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, खरीद कौन रहा है? सोचना है ये, खरीद तो आप रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए किसने खरीदा, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, आप राजनीति में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, राजनीति का सिद्धांत आपने खत्म कर दिया, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए, खत्म कर दी, शर्म आपको आनी चाहिए। क्या बात करते हैं आपके नेता, आपके साथ छोड़ करके भाग, किसने का खरीद फरोख्त करते हैं? ठीक है, शर्म हमको आनी चाहिए। नवीन राजकुमार भाटी साहब से आपकी बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी 3 साल में प्रधानमंत्री पार्टी के नजीब जावेद साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाला है। मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक ही है, पूछेंगे कि वो अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रहे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का जो आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है, उसका जवाब तो आप ही को देना होगा ना। कैसे? बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाउस ट्रेडिंग हुई तो बताए कहां? समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो है एक ही तो है, किसने का अलग अलग है? इन दोनों ने मिलकर के, दोनों सहयोगी तो हैं, एक ही तो पक्ष है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग, आज समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह को निकाल करके बाहर फेंक दिया इनके नेता ने, तो इसमें हमारा दोष है क्या? समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को निकाल करके, जिनकी बदौलत समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, उनको धक्के मार दिए, उसमें हमारा दोष है क्या? हमने कहा था कि निकाल दीजिए। आज कांग्रेस में राहुल गांधी को उनका लीडरशिप बीजेपी भी आडवाणी जी की बदौलत खड़ी हुई थी, याद रखें, भूला नहीं। आज उनके सीनियर लीडर चाहे जयराम आडवाणी जी की वजह से खड़ी हुई है। अरे तो आडवाणी जी हमारे हैं, आडवाणी जी किसने का निकाल दिया? आडवाणी जी का सम्मान कर, आडवाणी जी को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप छोड़ दीजिए, किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, अपने विषय में बात करिए। समझ रहे हैं आप? आपने क्या आज की डेट में कांग्रेस में जो हालत है, कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को कह रहे हैं कि बिखर रही है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमने किया है क्या? आज केवल हमने इतना किया है कि हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन दिया है, और 3 वर्ष में नरेंद्र मोदी भाई की सरकार ने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि इनकी सरकारों में लगातार लगते रहे हैं। ठीक है, रिफत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, क्या लगता है आपको, क्यों इस एक सीट पर इतनी जबरदस्त लड़ाई हमें दिखाई दे रही है? लोकसभा चुनाव जैसा रोमांच हो गया है इस राज्यसभा सीट के लिए, जो कि इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, अब ये बीजेपी के लीडर बहुत सारी चीजें कह गए, बगैर सबूत के उनको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। जहां गुजरात का आप देखें कि गुजरात में ये बीजेपी का ये एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड रहा है। बीजेपी अगर इंडिया में सबसे पहले कहीं पर अगर आई थी तो वो गुजरात एक स्टेट था, वो जिसको कहा जाता था कि ये प्रयोगशाला है एक तरह से, और काफी दिनों तक रहे। आप देखेंगे 90s से लेकर अब तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं हुआ। अब जाकर के बीजेपी की जमीन वहां पे खिसकती नजर आ रही है। आप देखें, पटीदार इनसे नाराज है, दलित इनसे नाराज है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो बैकबोन है गुजरात की, वो जीएसटी के बाद से आप देख रहे हैं कि मुसलसल वहां पे दुकानें बंद है,
बिजनेस ठप है, तो एक बहुत बड़ी नाराजगी है। अब रही बात ये कि कांग्रेस जो है, मैं हमेशा से ये मानता था कि वाघेला का कांग्रेस में आना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी थी। कांग्रेस को, अगर आज कांग्रेस जिस हालत में है वो वाघेला के आने की वजह से, बिकॉज वहां को वोटर को आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, वो ए टीम बीजेपी की चुने या बी टीम चुने। तो जब वो चुनने की नौबत आई तो उन्होंने हमेशा ए टीम चुना। तो वाघेला का जाना एक अच्छा, वाघेला के जाने के बाद जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था, उसकी लीडरशिप थी, वो दो जगह पे थी, अब एक जगह पे आ जाएगी, चूंकि वहां पे अहमद पटेल हैं, बहुत ही सीधी अहमद पटेल के नेतृत्व में, और एक बहुत मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी माने जाते हैं वो, तो उनकी लीडरशिप में इनको बहुत बड़ी एक तो मतलब एक परेशानी का वो की वजह वो बन सकते हैं वो। और मत भूलिएगा कि अमित शाह का उनसे पर्सनल ग्रज भी है, जिसको उन्होंने अहमद पटेल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अमित शाह को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके जेल जाने के पीछे में सोहराबुद्दीन के फर्जी इनकाउंटर वाले, इसमें जब इनको वहां से निकाला गया था उत्तर प्रदेश गुजरात से, और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं वो ब्लेम करते हैं अहमद पटेल को, बिकॉज उनका क्लाउड बड़ा था कि वो सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे, तो सारा कुछ वो करते थे। तो एक तो है, लेकिन कमिंग बैक टू ये जो आज हम जितनी चीजें हो रही हैं, देखिए बीजेपी को क्यों भूल जाते हैं कि हरियाणा में इन्होंने उसी जिस वजह से आज कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, हरियाणा में उसी बुनियाद पर उन्होंने रणदीप सुरजेवाला का वोट कैंसिल करवा दिया था। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी आपने ये जो जिक्र किया कि ये अमित शाह और अहमद पटेल की पर्सनल लड़ाई क्यों नजर आ रहा है हमें आज, इसका जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस निकलकर सामने आता है। नवीन, इस पर मैं चाहूंगा आपसे कि आप अपनी राय दें। क्या यही वजह है कि हमें पर्सनल लड़ाई एक नजर आ रही है अमित शाह और अहमद पटेल की इस राज्यसभा सीट के लिए, कि किसी भी हाल में जीतने तो नहीं देना है अहमद पटेल को? जब अमित शाह राज्यसभा पहुंचे तो वहां अहमद पटेल ना हो। समीर भाई, हमारी लड़ाई अहमद पटेल तो अब कांग्रेस के नेता हैं, बहुत पुराने हैं, और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार, और वो तो गुजरात की ही राजनीति करते रहे, पूरे देश की करते रहे, गुजरात की क्या। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, हमारी सरकार केवल गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल रंजिश, हमारी रंजिश है भ्रष्टाचार से, हमारी रंजिश है करप्शन से। जो करप्शन युक्त सरकारें जितनी भी दी है कांग्रेस ने, उसके खिलाफ है। हम बार बार कहते हैं कांग्रेस और करप्शन एक है, इसलिए कांग्रेस मुक्त चाहिए, यानी करप्शन मुक्त भारत चाहिए। और हर चुनाव भाजपा इसी प्रकार से लड़ती है कि उसको जीतना है। और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुरजेवाला का वोट कैंसिल करा दिया था, और यह इसलिए गए हैं क्या जिस समय रिटर्निंग ऑफिसर के पास किसी ने आपत्ति दर्ज करी? क्या उस समय किसी ने जब रोका? वीडियोग्राफी में नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं है। आप वीडियोग्राफी कही ना, कांग्रेस पार्टी कह रही है, दावा कर रही है, कांग्रेस 9:30 बजे सुबह ही बता दिया गया था। क्या होगा? कांग्रेस पार्टी करी, हम भी तो दावा कर रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं कि अगर आपके लोग आपके साथ नहीं और वो मालूम है आपको आपके साथ नहीं, फिर किसी आपत्ति? ये पूरी तरह से जायज है। जिस तरह से दो विधायक, कांग्रेस पार्टी के ही दो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं वो सीधे बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को खड़े होकर दिखा भी देते हैं। क्या उनका वोट कैंसिल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस की जो मांग है वो जायज है, कानूनी प्रक्रिया के तहत है, संविधान के तहत है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल भाषणों में अपने जब भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं तो लोग बहुत हंसते हैं, हंसी आती है लोगों को। भ्रष्टाचार में लिप्त, जिसका आकंठ डूबी हुई पार्टी, जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है पूरे देश में, आर्थिक भ्रष्टाचार को भी, राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी। गुजरात के चुनाव में चाहे अहमद पटेल चुनाव जीते या चुनाव हारे, लेकिन लोकतंत्र चुनाव हारेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो नंगा नाच गुजरात में किया है, जो लोकतंत्र की मर्यादा, जो लोकलाज होती है, वो तार तार की है, नैतिकता तार तार की है। हाँ। वो एक बहुत ही भयानक कांड है। जिस तरह से विधायक खरीदे गए हैं और पूरे देश में जिस तरह से कर रहे हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में इनका एक भी विधायक जीत कर नहीं आया था। हाँ। आज त्रिपुरा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है। हाँ। विधायक खरीद के। हाँ। बिहार में इनकी पार्टी चुनाव हारी थी, लेकिन आज बिहार में इनकी सरकार वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारी विचारधारा जो है, हमारा जो नेतृत्व है, उसको देखकर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो उसका दामन छोड़कर हमारे साथ आ रहे, तो हमारे अंदर क्या गलती? जब डकैती हमारे अंदर क्या कमी? तो मंदिर और मस्जिद को माथा नमा के चलता है, और वो भी अपने अंदर नैतिकता की दुहाई देता है कि मैं गरीबों में बांट देता हूं, अमीरों को लूट के। तो डाकू भी नैतिकता की दुहाई देता है, चोर उचक्के भी नैतिकता की दुहाई देते हैं। इसके पीछे कोई नैतिकता नहीं है, इसके पीछे खुलेआम
नहीं, लेकिन भाटी साहब, आपको यह नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी गिरेबान में भी झांक कर देखने की जरूरत है? आज गुजरात में उसकी हालत ऐसी क्यों है? क्यों उसके विधायक जो है पाला बदलने के लिए तैयार बैठे? अगर मान लीजिए आप पैसे के लालच की बात करते हैं, पैसे के लालच देकर क्या किसी को भी खरीदा जा सकता है? खरीदा तो उसी को जाएगा ना जो बिकाऊ होगा। अगर किसी को भी खरीदा जा सकता था तो कांग्रेस के 44 विधायक गए होते। लेकिन कुछ कमजोर कड़ियां जरूर होती हैं। जब आप पैसा लेकर बाजार में खड़े होंगे, हर व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि 15 करोड़ को नकार दे। अन्य चीजें भी लालच दिए जाते हैं, पदों के लालच भी दिए जाते हैं और डराया धमका भी जाता है, मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं। ये आप खुलेआम हर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का हर प्रदेश में हो रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बुक्कल नवाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बुक्कल नवाब ने सरकारी जमीन का मुआवजा उठाया, यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप था। 2 दिन पहले तक मांग कर रहे थे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आज बुक्कल नवाब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी मुंह से अब कहें कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये इनकी नैतिकता है। फिर फायदा ही क्या होगा बुक्कल नवाब की? अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका अपोज करें, नैतिकता तो फिर फायदा की नैतिकता रहेगी इनकी? क्यों नैतिकता की दुहाई देते हैं? रिफत आप अपना पॉइंट रख लीजिए, उसके बाद नवीन से दोनों सवालों का जवाब कह रहा था कि हम बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए किसी पैसे की लालच नहीं होती है जिसकी वजह से लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। देखिए, एक एजेंसी, सरकारी एजेंसी जब आपके पास होती है तो बहुत सारे और भी चीज होते हैं। लोगों की कमजोरियों को आप पकड़ते हैं और उसके बाद उन एजेंसीज की वजह से उनको डराते धमकाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ कांग्रेस वालों को क्यों कह रहे हैं कि उनकी मोरालिटी, उनकी आइडियोलॉजी कहां है? ये बीजेपी वालों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आज बीजेपी में आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हमारे साथी ने नाम लिया यहां पे कि पूरी की पूरी आपकी टीम जो है वो इंपोर्टेड हो गई है। तो आपकी अपनी आइडियोलॉजी कहां गई? कल तक जो आपके पॉलिटिकल राइवल्स होते थे, आज वही लोग आपके पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आपकी भी तो आइडियोलॉजी होनी चाहिए ना। देखिए, अगर पॉलिटिक्स में अगर आइडियोलॉजी नहीं है, जो बहुत तेजी से हो रहा है, और मैंने पॉलिटिक्स का पतन, राजनीति का पतन इतना कभी पहले नहीं देखा था कि आज आइडियोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस भेड़चाल मची हुई है कि आपके पास माइट है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, ले लीजिए, आपको सुप्रीम पावर बनना है इस कंट्री में। देखिए, इसके पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस लेवल पे नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था कि जब आप पूरी कंट्री में आप बता सकते हैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? चलेगा ये? देखिए, ये कब तक चलेगा? ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, नैतिकता की एक सेंटेंस और कह दूं मैं। नैतिकता की नई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कैसे? हरियाणा में लड़की छेड़ी जाती है तो हरियाणा में बजाय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सवाल उठा दिया जाता है कि लड़की रात में घर से निकली क्यों? उस पर विधायक खरीदे जा रहे हैं तो सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस अपने विधायकों को रोक क्यों नहीं पा रही? बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डिबेट हो चुकी है। आज मुद्दा अलग है। नवीन, जवाब दीजिए। समीर भाई, मैं देखिए जी, मैं केवल इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, वरना बहुत सारी चीजें हैं, वरना सारा समय आपका इसी पे निकल जाएगा। ये बात होनी चाहिए। दो बातें कही थी पैसे पहले। रिफत भाई ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि वहां पाटीदार नाराज हैं, दलित नाराज हैं, गुजरात में गुजरात की जनता बड़ी नाराज है, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। जनता आपके कहने से नाराज है, उसके बाद भी स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 85% सीटें जीतती है। कैसे? अगर सारी जनता नाराज है तो कैसे जीतती है? क्या बंदूक के दम पे जीतती है? क्या पैसे के दम पर जीतती है? किस तरह की बातें करते हैं? इस बातों से कुछ असर होने वाला नहीं है, देश की जनता जानती है। ऐसे अनर्गल आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं। आप कहते हैं आइडियोलॉजी क्या है? आज की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की विकास की आइडियोलॉजी है। आज की आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, केंद्र सरकार की गरीबों के उत्थान की आइडियोलॉजी है। आज की मध्यम वर्ग के लोगों के उत्थान की आइडियोलॉजी है। गरीबों की सरकार है, अंत्योदय पे काम करती है। आपने क्या किया? आपने 60 साल तक सरकार में रहते हुए इतने घोटाले किए, खरबों रुपए आपने लूटा, जिसका मतलब आपका तो राज हो जाना चाहिए था, कोई दूसरा सत्ता में आना ही नहीं चाहिए था। ये कैसी बातें करते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती है। देखिए, आज देश की जनता जब आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो जाएंगे, लालू यादव भ्रष्टाचार करते हैं और वहां पे कांग्रेस कुछ बोलती नहीं, उनके साथी कुछ बोलते नहीं, उनका समर्थन करते हैं और नीतीश कुमार छूट के वहां से अलग हो जाते हैं, तो आपको कष्ट हो जाता है। क्यों चले गए भाई? किस लिए चले गए? आइडियोलॉजी बदल ली। ये कौन सा तरीका हुआ? आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं रोका उसको? आप 3 वर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार पर बताइए कोई एक आरोप लगा हो क्या? आपकी सरकार पर 3 साल में तो 300 आरोप लगे। आप मतलब मेरा कहना यह है कि आप जिसकी बात करते हैं, आप जिस समय आज विश्व भर में भारत का सम्मान है, आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, आज अभी तक 60 साल तक कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। नवीन नदीम जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन थोड़ा आज देरी हो गई उनको। नदीम जावेद साहब, नवीन कुमार बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि आप अपना घर ठीक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर गिरेबान के में झांकने की जरूरत है।
ना कि बीजेपी पर सवाल उठाने की कि बीजेपी उनका घर तोड़ रही है। नदीम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी नदीम, सवाल यह है कि आखिर क्यों आप बार बार यह आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज भी आपके 8 जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, बाद में जो 2 विधायकों का मामला फंसा हुआ है वो तो अभी तक चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है? चलिए पहले आप ये बता दीजिए कि अभी क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? आप लोग चुनाव आयोग के दरवाजे पर गए, क्या मांग है? नहीं, चुनाव आयोग के दरवाजे पे इसलिए गए कि 2 एमएलए जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था उन्होंने वोट किया था और उन्होंने वोट ले जाकर अमित शाह जी को दिखा दिया। जो कानून है हिंदुस्तान का और जो वोट देने का जो इलेक्शन कमीशन का कानून है उसके एतबार से ये बात बहुत साफ है कि अगर इस तरह से आप दिखाते हैं तो आपका वोट वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का कानून जो कहता है राज्यसभा के वोट में, उस पर अमल करते हुए इन 2 एमएलएस के वोट को कैंसिल करने का काम इलेक्शन कमीशन करे। खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जिस तरह की सियासत है उसमें हमें इंसाफ की उम्मीद इलेक्शन कमीशन से ही है, क्योंकि किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ भी है, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। तो इसलिए हम इलेक्शन कमीशन गए और इलेक्शन कमीशन में जाके हमने बात की है और हम उम्मीद करते हैं तो कि कांग्रेस पार्टी का गणित क्या कहता है? अगर ये भारतीय 2 जनता वोट पार्टी की कैंसिल तरफ हो से जाते बोल रहे हैं थे। तो क्या आपको लगता है कि अहमद पटेल अपनी सीट निकाल लेंगे या तब भी चुनौती है? देखिए मैं तो मीडिया की रिपोर्ट को भी अगर आधार बनाऊं तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 43 वोट अहमद पटेल साहब को कांग्रेस के मिले हैं, ऐसा मीडिया कह रहा है। हमें तो उम्मीद है कि 44 मिले हैं। दूसरी बात यह कि एक एनसीपी का वोट मिला है, ऐसा भी मीडिया कह रहा है। जेडीयू के एक एमएलए है वो कह रहे हैं कि हमने अहमद पटेल साहब को वोट दिया है, तो 45 वोट तो हमें यूं ही मिल गए हैं और अहमद पटेल साहब राज्यसभा में जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम इस बात की और इंसाफ की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आप बिहार में एक चुनी हुई सरकार को तोड़कर अपने साथ मिला लेंगे, आप गोवा में एक अलग तरह की सरकार बनाएंगे, आप मणिपुर में पैसे की ताकत पर सरकार बनाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में एमएलएस को, एमएलसीज को तोड़ने का काम करेंगे। ये किस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है? सीबीआई को, ईडी को दिखाकर, डराकर, लोगों पर हमला करके, जमहूरियत पर जो हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस तरह की सियासत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन नदीम, ये सवाल मैंने पूछा था बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन यहां पर मौजूद है नवीन कुमार साहब, उनसे पूछा था मैंने ये सवाल। उनका ये कहना है कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है इस बात का कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, तो वो लोग आप लोग पेश क्यों नहीं करते, कंप्लेंट क्यों नहीं कराते कि ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ हवा में आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आपने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? बिल्कुल भी हवा में आरोप नहीं लगाए जा रहे, हवा में इल्जाम नहीं लगाया जा रहा। हम इस बात को, ठीक है नदीम, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हमने जिम्मेदारी से इस बात को उठाया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं वो पुलिस के जरिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और एक एमएलए ने तो खुलेआम ये कहा कि पैसे का भी ऑफर, 15 करोड़ रुपए का ऑफर, एक एमएलए को 15 करोड़ रुपए की देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं दिल्ली के बैठे हुए, उनके इशारे पर हो रही थी। क्या ये बात सच नहीं है? ये दुनिया जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में खुली खरीद फरोख्त कर रही है। ये दुनिया जानती है कि किस तरह से नितिन गडकरी साहब गोवा गए और रात में 12 बजे जाकर एमएलएस को खरीदा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, लग रहा है ना, जो चेहरा है, देश जान रहा है। आपको मैं बताना, सारी कवायद की जा रही है सिर्फ इस एक राज्यसभा सीट के लिए कि किसी तरह से बस अहमद पटेल को जीतने नहीं देना है। मैं सवाल ये कि एक सीट की बात नहीं हो रही समीर भाई, ये जो बात हो रही है चुनाव की बात हो रही है। और जब चुनाव की आप बात कर रहे हैं इस समय, तो उस समय बार बार आपको अपने लोगों पर, ठीक है आपको देश की जनता पर आज के समय में कांग्रेस को विश्वास नहीं है, सब जानते हैं। देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, ये भी सब जानते हैं। देश की जनता के साथ साथ कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, ये भी सब जान रहे हैं। आपने क्या समझा? आपके विधायक बिकाऊ है क्या?
नहीं, कांग्रेस को तो नहीं है, चलिए आप ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर आपको कैसे इतना विश्वास है? फिर आपने दूसरा मुद्दा कहा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद निषाद साहब, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, उनको भी हम कोशिश करेंगे बहस में लाने की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो गुजरात की ये एक राज्यसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई क्यों बन गई है, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अपडेट अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को दे दें कि इस वक्त ताजा खबर जो इलेक्शन कमीशन से आ रही है वो ये है कि अब ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी उसे मानते हुए, कि चुनाव की जो फुटेज है, जो इलेक्शन की फुटेज है, उसे देखा जाएगा और उसके बाद आज ही यह फैसला सुनाया जाएगा कि किसकी बात सही है, किसकी गलत है। नदीम जावेद साहब हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी से, नवीन कुमार हैं बीजेपी से, रिफत जावेद हैं, राजकुमार भाटी साहब हैं, अरविंद निषाद साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नदीम जावेद साहब, अब आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन अगर फुटेज देखता है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया था कि बाकायदा आपके ही दो विधायकों ने न सिर्फ क्रॉस वोटिंग की बल्कि अमित शाह को दिखाया भी कि देखिए हम किसको वोट देने जा रहे हैं, हम आपको वोट देने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई वीडियो है क्या? नहीं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें जरूर ये है, और इस बात, और चूंकि इसी आधार पर जो 2016 में राज्यसभा के चुनाव हरियाणा में हुए थे, इसी आधार पर उनके वोट को जो एमएलए ने वोट किया था और ले जाके दिखा दिया था, उसकी वजह से उनके वोट को माना नहीं गया था। 2000 में ये राजस्थान में भी हो चुका है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जब आप चुनाव आयोग में ये कंप्लेंट करने गए का आईन और तो इलेक्शन कमीशन को क्या आपने भी कोई वीडियो दिखाया था, कोई वीडियो सौंपा था? नहीं, हमने कोई इलेक्शन कमीशन को वीडियो नहीं सौंपा है। हमने ये कहा कि सुबह जब तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये बात हुई है तो हमने वहां जो मौजूद जिम्मेदारान थे इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, उनको बात बता दी थी। उनकी तरफ से इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उन्होंने जाकर बात रखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ पूरा इंसाफ होगा। मोदी और अमित शाह के राज में इंसाफ की उम्मीद इंस्टीट्यूशन से ही है, संस्थाओं से ही है। नवीन कुमार साहब, अगर जब चुनाव आयोग पर विश्वास है, चुनाव आयोग वीडियो देख करके फैसला करने वाला है समीर भाई, तो फिर इतनी चिंता किस बात की है? ये दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं। नवीन कुमार साहब ये बताइए कि आपको लगता है कि अब जब फुटेज देखी जाएगी, अगर है, और जैसा कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इन दोनों विधायकों ने अपना वोट बाकायदा अमित शाह को दिखाया, तो फिर तो ये दो वोट कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी फिर अहमद पटेल की जीत तो तय हो गई ना उस हिसाब से। समीर भाई, लेकिन तस्दीक किसने की? किसने? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी जीत हुई वो तो जिसको जितने, वो तो मत के अनुसार जीत होगी, लेकिन ये कौन तस्दीक कर रहा है? कांग्रेस के लोग अब कर रहे हैं ना। सुबह से तो उन्होंने नहीं बोला, पूरे दिन में नहीं बोला। क्या मीडिया में भी आने पर इनको आपत्ति थी क्या? शाम को जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया बंद नहीं हो गई, मत पेटी में मत सारे चले नहीं गए, तब तक तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या मीडिया भी, आप ये कहेंगे कि मीडिया भी सारा बिका हुआ है? ऐसा थोड़ी होता है जिसमें जो मर्जी आरोप लगा दें आप। अगर वीडियो में है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर दिक्कत किस बात की है? आवश्यकता किस बात की है? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी की मांग तो एक तरह से खारिज हो गई ना इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि आपके नेता तो यही दावा कर रहे थे कि एक बार मत पेटी में वोट चले गए तो अब कुछ नहीं हो सकता। और मगर, मैं अगर और मगर की बात नहीं कह रहा हूं। जो कानून है, जब कानून के अनुसार काम होना है, कानून के अनुसार ही काम होगा। और जब चुनाव आयोग इस पर फैसला लेने वाला, चुनाव आयोग ने अपने दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है, और कुछ देर बाद चुनाव आयोग जब फुटेज देख ले, जो बाकी चीजें देख ले, जो लोगों ने, हम भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, उनको देखने के बाद चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वो सही लेगा। अब हमको तो पूरा विश्वास है
आपको विश्वास हो या ना हो, कल को आप इसमें भी कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। अभी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले किसी दूसरे चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे थे। तो इनका आरोप लगाना तो किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं। इनकी स्थिति तो बिल्कुल उसी प्रकार से किसी घर में पत्थर फेंक कर भाग जाए। ठीक है रिफत, क्या पॉसिबिलिटी अब ज्यादा लगती है इलेक्शन कमीशन का ये ताजा जो फैसला है वो आने के बाद? क्या पॉसिबिलिटी? मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आता हूं। मुझे समय दे, वक्त दे दीजिए। जी बोलिए। अच्छा बोल लीजिए आप, नदीम बोल लीजिए आप। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं वो सियासी अंक गणित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासी अंक गणित के हिसाब से फैसला होगा। बहुत अच्छी बात है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने कही। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए को तोड़ा और तोड़ने के बाद आपने उनको बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बना दिया। तो जो सियासी अंक गणित है वो सियासी अंक गणित तो आपके फेवर में ही नहीं था। मोरालिटी के हिसाब से आप चुनाव में किसी भी कीमत पर जीत ही नहीं सकते थे। तो आपने क्यों ये कोशिश की? इसलिए कि आप सियासत में हुकूमत बनाने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। इसका जवाब दे दूं मैं दिखाई आपको? देता है। और इलेक्शन हमने स्टेट आपको इसका जवाब दे दूं कहा मैं? है कि जिस तरह से उनको जिम्मेदारी से करना चाहिए था, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अपनी ठीक है नवीन, मैं आऊंगा आपके पास। रिफत इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। रिफत, आपको पॉसिबिलिटी क्या लगती है इलेक्शन कमीशन? मैं समीर भाई इसका जवाब यहां पर दे दूं, बहुत छोटा सा जवाब है। मुझे बताइए कि आपने हमने कांग्रेस के एक एमएलए को थोड़ा, आपका कहना, आपका ही आरोप है, तो बाकी 11 लोग छोड़ के क्यों चले गए आपके? अब नवीन भाई आपके लोग, आप कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, दूसरे जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। का वोट कैंसिल हुआ था। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि आपको भी याद होगा, आपने भी बहुत दिनों से कवर किया है, हमने भी किया है, कि आप याद कीजिए कि पिछला कौन सा राज्यसभा इलेक्शन था जहां पे इतनी वहां पे याद नहीं आया ना। बिकॉज होता ये था कि राज्यसभा में सबके नंबर सेट होते थे, जितने नंबर आपको कॉन्फिडेंटली आपको पता होता था कि लोग वोट दे देंगे, हमारे पास एमएलए हैं, आप अपने कैंडिडेट खड़े होते थे। यहाँ पे आपने कांग्रेस को तोड़ करके एक कैंडिडेट खड़ा कर देना, फिर उसके बाद एक फियर क्रिएट करना कांग्रेस पार्टी में, जिसकी वजह से वो आप बार बार ये क्यों कर रहे? कांग्रेस को हमने तोड़ा, अब कांग्रेस खुद टूट रही है। बात पूरी हो जाए नवीन भाई प्लीज, जवाब तो सबका आप ही को देना है आज। प्लीज आप बिल्कुल बात कीजिएगा। देखिए नहीं, मैं तो जहां तक नंबर का मैं तो शब्दों को ठीक कर रहा हूं समीर भाई, कि मुझे नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास गई है वो इस वजह से गई है कि इसको अपनी जीत पे कोई शक है। जहां तक मुझे लगता है कि जितनी कंफर्टेबली इनको नंबर चाहिए थे 45 के 45 वो इनको मिल गया है, जो मुझे लगता है। जितने मैं भी वो रिपोर्ट्स देख रहा हूं और तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से भी जो बात कर रहा हूं, तो उससे ये लग रहा है। ये जो जाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए कुछ महीनों में गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं। ये एक साइकोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए ये किया जा रहा है कि बैटल दो स्ट्रैटेजिस्ट के बीच में है, एक अमित शाह, एक अहमद पटेल, दोनों ही बहुत ही चोटी के स्ट्रैटेजिस्ट हैं। यहां पे एक तो ये होता है कि हमने विकेट लिया और एक विकेट लिया तो हमने बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वो चीज है कि जीते तो जीते, लेकिन उसके बाद एक ऐसा साइकोलॉजिकल आप बढ़त ले ले बीजेपी के ऊपर कि ये कहे कि देखिए इन्होंने किस हद तक जाने की कोशिश की थी। यही वजह है कि कांग्रेस वहां पे जा रही है। देखिए जितनी भी लोग राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं वो वहां पे सब कैमरा होता है, वो कैमरा की प्रोसीडिंग उसको सारी रिकॉर्ड कर रही होती है। तो जैसे ही विजुअल आएगा, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अगर कॉन्फिडेंट नहीं होती तो वो बार बार ये कहती कि बीजेपी वाले भी साथ में आकर के फुटेज देखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है कि ये दिखाया गया है और उनको ये भी पता है कि इन लाइट ऑफ जो पास्ट में जो हुआ था उसकी बुनियाद पे ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वायरल में परेशान है, वो घर पे हैं, सोनिया गांधी भी नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस जो एग्रेशन इसलिए दिखा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि हमारा जो ग्राउंड है बहुत मजबूत है, हम जीत भी रहे हैं और उसके साथ साथ हम बीजेपी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल हम बढ़त भी हासिल कर लेंगे, पर्टिकुलरली इलेक्शन ईयर में। ठीक है भाटी साहब, एक सवाल आपसे तो इसी सिलसिले में कि क्या आपको भी लगता है कि नंबर्स नहीं थे, ये पहले से पता था बीजेपी को? समीर भाई मैं इनका जवाब दे दूं क्या? अहमद पटेल के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारना। नवीन भाटी साहब भी जोड़ दे उसमें, उसके बाद साथ में ही दे दीजिएगा आंसर आप। नहीं, ये तो शीशे की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे और कोई नैतिक आधार नहीं था कि अपना तीसरा प्रत्याशी खड़ा करते। लेकिन एक बात जो छूट गई है पूरी बहस में, वो मैं उस पर टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग में जितने भी लोग इनके 4-5-6 लोग गए हैं पैरवी करने के लिए, वो सारे के सारे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पैरवी केंद्र सरकार कर रही है, ये भी अनैतिक है।
ये आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की पैरवी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए था, ना कि सरकार के मंत्रियों को। ठीक है, वो नवीन सरकार इसका का जवाब हिस्सा दे है। दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है इस पूरी बहस में उठ के यही निकल रहा है कि जब आपके पास नंबर्स नहीं थे, आपको पता था, तो दरअसल अपना उम्मीदवार खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार आपके पास था नहीं। उसकी सूरत एक ही हाल में बनती है कि क्या लगता आपने है ये समीर तय कर भाई लिया कि था कि भाई हम आपको- कांग्रेस पार्टी को तोड़ देंगे। अच्छा समीर भाई ये बताइए, क्या राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के पास नंबर थे क्या? उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के पास नंबर थे क्या? क्यों खड़ा किया इन्होंने? जवाब है क्या इनके पास? अब किस तरह की विषय से नहीं जोड़ सकते इसे। वहां तो दो प्रत्याशी आमने सामने थे, भारत- दो धड़े आमने सामने थे। मैं आप क्या बात करते हैं? आप क्यों नहीं जोड़ सकते? हमारे नहीं। हमारे नहीं थे क्या? भारतीय जनता पार्टी अपना आपको वॉकओवर दे दे, क्यों दे दे? इसका जवाब नदीम देंगे। भारतीय जनता नदीम पार्टी जावेद के पास इसका जवाब लोग हैं, दीजिए। आपके लोग आपके साथ नदीम नहीं जावेद हैं। इसका जवाब तो दीजिए कि अहमद पटेल के खिलाफ तो बताइए उम्मीदवार मुझे, क्यों आपने भारतीय उपराष्ट्रपति जनता पार्टी में को खड़ा क्यों किया नहीं उम्मीदवार? उतारना चाहिए था? जी नदीम। नहीं, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या जिस तरह के जो भी चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन कहा था कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हम अपनी विचारधारा और अपने मूल्यों के साथ इस चुनाव में खड़े हुए हैं। हमने किसी दल को तोड़ने की, फोड़ने की, उसको अलग करने की कोशिश नहीं की थी। हमने ईमानदारी के साथ अपने सोच के, अपने नजरिए के हिसाब से वो चुनाव लड़ा, और हमें ये पता था कि इस चुनाव के नतीजे ये होने वाले हैं। उसके बाद भी हम जिम्मेदारी से अपनी विचारधारा के आधार पर खड़े रहे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, और खासतौर से अमित शाह जी ने इस चुनाव में जिस तरह से इंटरेस्ट लिया है, वो जाकर वहां पर स्टेशन हुए। पिछले 3 दिनों से वो लगातार अहमदाबाद में है, लगातार कांग्रेस के लोगों पर हमला करने की कोशिश प्रशासन के जरिए, पुलिस के जरिए, क्या आपको ये नहीं सत्ता के लगता जरिए जिस कि तरह से दबाव कांग्रेस बनाने पार्टी की को भी कोशिश की आईना है? देखने मैं की समझता हूं। जरूरत है? आईना दिखाने की कोशिश जयराम रमेश ने की है। वो ये कह रहे हैं कि सल्तनत चली गई लेकिन अभी भी लोग सुल्तान बने हुए हैं। अब ये अपनी पार्टी के अंदर जो सुल्तान है, इनको ढूंढने का काम कौन करेगा? कौन है जो अभी भी सुल्तानों की तरह व्यवहार कर रहा है? कौन है जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहा है? ये तो आप देखेंगे ना। घर तोड़ने वाले तो फिर आ जाएंगे बहुत। नहीं, देखिए, ये एक दूसरी डिबेट है कि कांग्रेस पार्टी की जो आज की हालत है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और हमें क्या उस पर अमल करना चाहिए। एक सियासी मोरालिटी की जो बात हो रही है गुजरात के चुनाव की, वो एक अलग है, और कांग्रेस पार्टी के या जयराम रमेश जी का जो बयान है वो एक अलग है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जयराम रमेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, कुछ हद तक जायज सवाल उठाए, दामन छोड़कर कुछ हद बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अब भी आप इस पर अगर बात नहीं करना चाहेंगे तो कब करेंगे? समीर भाई, क्या मुझे 60 सेकंड मिलेंगे? बिल्कुल, हम बात करने क्या का मुझे तैयार हैं। हम नहीं कहां इस समीर बात भाई? से भाग रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं, आप याद करिए 1996 और 1998, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, 1996 1998 कांग्रेस पार्टी कमजोर थी, और कमजोर थी तो कांग्रेस की यह हालत हो गई थी कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें शरद पवार साहब से लेकर तारिक अनवर साहब से लेकर और पीएस सांगमा जैसे लोग थे, वो सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए थे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, वो सब मुझे पता है, वो सब मुझे पता है नदीम। मैंने बस ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जो आप बीजेपी पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें डरा कर, धमका कर, लालच देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर तरफ हम बुराई देखने के लिए चले लेकिन बाद में हमें पता चला कि बुराई हमारे अपने अंदर थी? क्या ये बात हमारे अंदर थी? ऐसा तो नहीं है ना कांग्रेस पार्टी का? क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार जो संस्थाएं हैं, खासतौर से सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, उसका इस्तेमाल अपने सियासी दुश्मनों के लिए नहीं कर रही है? दुनिया जानती है, एक बच्चा जानता है कि यह काम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपने सियासी दुश्मनों को या तो डराना है या उन्हें तोड़ना है। और पिछले दिनों में आप स्टेट टू स्टेट चले जाइए और उसको आप देख लीजिए माइक्रो लेवल पर, तो आपको बहुत साफ दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी दुश्मनों को या तो डरा रही है या डरा के उनको तोड़कर अपने साथ इकट्ठा कर रही है, लालच के जरिए। इसका जवाब मुझे अरविंद निषाद बड़ी देर से जुड़े आज। अरविंद निषाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जवाब दे समीर भाई। आज सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई चर्चा में रहा, चुनाव तो हो रहा है, कहा जा रहा है कि अहमद पटेल और अमित शाह के बीच की ये नाक की लड़ाई बन गया है, लेकिन आपके जो विधायक छोटू सिंह बसावा, उनका पूरे देश ने आज नाम सुन लिया, जान गए लोग उनके बारे में, क्योंकि छोटू सिंह बसावा ने कमाल कर दिया। इधर केसी त्यागी साहब, आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन, कहते हैं कि भाई उन्होंने तो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है,
उधर छोटू सिंह बसावा सामने आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। अंतरात्मा वर्ड याद होगा आपको, नीतीश कुमार ने भी यही कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर, वो भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कांग्रेस पार्टी को वोट दे आए। माजरा क्या है, चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं समय पर इस डिबेट में शामिल नहीं हो सका, इसलिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं। देखिए हमारी पार्टी के जो विधायक हैं छोटू सिंह बसावा साहब, वो कोई नई विधायक नहीं है, वो पहली बार चुन करके नहीं आए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको पिछले 15 वर्षों से मैं जानता हूं और लगातार गुजरात विधानसभा के जनता दल यूनाइटेड के सदस्य के रूप में चुन करके आ रहे हैं आदिवासी इलाकों से। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्य महासचिव श्री केसी त्यागी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना मत दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मत दिया है उस मत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की विजय होगी। कह रहे हैं कि ये केसी त्यागी थोड़ी बताएंगे, वोट तो मैंने दिया है, वोट मैं दे के आया हूं, मैं बताऊंगा किस पार्टी को वोट दिया है, ये केसी त्यागी थोड़ी बताएंगे। अरे गुजरात यूनिट के इनके सेक्रेटरी ने भी यही बात कही। बिल्कुल, गुजरात यूनिट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा। हाँ, अगर वो मतदान किए हैं, जो कोई भी सदस्य मतदान करता है तो वहां पर जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है उनको दिखा करके मतदान करने की ये नियम है। उन्होंने दिखा करके मतदान किया है। उस आधार पर हमारी पार्टी यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मतदान किया है। पुख्ते सबूत के तौर पर हमारी पार्टी यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के विधायक छोटू सिंह बसावा ने वोट किया है। छोटू सिंह झूठ बोल रहे हैं जिनकी आप अभी तारीफ कर रहे थे बहुत। देखिए वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। उन्होंने जो मतदान किया है उस संदर्भ में मैं आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग दिल्ली और पटना में बैठकर अलग बयान दे रहे हैं। आपकी पूरी गुजरात यूनिट जो है एक तरीके से यही स्वर बोल रही है। मैं आपको नाम बता देता हूं, अंबालाल जाधव साहब आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं गुजरात के, वो कह रहे हैं कि अहमद पटेल को वोट दिया गया है। कहने दीजिए केसी त्यागी को जो कह रहे हैं। नहीं, यही नहीं कहा, सॉरी मैं 10 सेकंड अगर दूं यहाँ पे। यही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार होते कौन है डिक्टेट करने वाले हमें। क्या उन्होंने जो हाथ मिलाया था बीजेपी से हमसे पूछा था क्या? ये भी कहा। ये कहने की क्या जरूरत थी अगर वोट दिया होता तो वो। बिल्कुल। देखिए वो जिन बातों को कह रहे हैं ये हमारी पार्टी का जो छोटू भाई बसावा कह रहे हैं वो हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है। इस मसले पर हमारी पार्टी विचार करेगी। पटना में 19 अगस्त को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इन तमाम सवालों पर 19 तारीख को हम विमर्श करेंगे और विमर्श के आधार पर हम आगे की बात आपको बताएंगे। पता चल जा रहा है आप सारी पार्टियों को कि कौन हमारे साथ है, कौन इस गुट का है, कौन उस गुट का है। नदीम जावेद साहब ऐड करना चाह रहे हैं जी। नदीम बोलिए। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मुझे छोटी सी बात कहनी है। आजकल जेडीयू में कई सारे लोग अंतरात्मा की आवाज पर काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अली अनवर साहब ने अंतरात्मा की बात की। उसके बाद शरद यादव जी जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे लगता है वो भी अंतरात्मा पे ही बात कर रहे हैं। और आज छोटू भाई ने भी अंतरात्मा की बात कुछ लोग, और खासतौर से बीजेपी के जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं वो, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बेचारा वोट दे के आया है वो तो अहमद पटेल साहब की बात कर रहा है। वो गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये तो ये समझ रहे हैं कि जो वोट दिया है, और उसने ये बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि मैंने वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज पे दिया है। तो एक बात बहुत साफ है, उनके वोट पे कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या केसी त्यागी तो दिल्ली में बैठे हैं, तो केसी त्यागी को ये कैसे पता चला? मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैंने जिसको वोट दिया है उनका नाम अहमद पटेल है। बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने इस बात को कहा। नवीन कुमार, ये अंतरात्मा की आवाज जो है ना ये भारी पड़ रही है। देखिए जेडीयू का जो विधायक है उन्होंने भी कहा अंतरात्मा की आवाज। उधर एनसीपी को तो आपने बता दिया पूरी तरह से, लेकिन एनसीपी के भी एक विधायक ने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। बिल्कुल, तो ये बड़ी भारी पड़ रही है आप पर। अब समीर भाई, नीतीश कुमार वाले मामले में तो बड़े कांग्रेस के लोग अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। आप मेरी बात भी सुन लीजिए।
समीर जी मेरी बात भी सुन लीजिए। समीर भाई, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के समीर विधायक भाई- जब अपनी अंतरात्मा से विधायक अपनी वोट जी, दे आ रहा हूं, रहे हैं अरविंद- तब इनको अरविंद जी, आ कष्ट रहा हो रहा है। जब उन अपनी अंतरात्मा से कांग्रेस के विधायक वोट दे रहे हैं तब इनको कष्ट हो रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने और उनके एक साथी ने आरोप लगाया था, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। इन्होंने कहा कि अमित शाह पूरे देश भर में सब पर दबाव डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं कि सब डर और भय से भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अरे केवल एक ही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। वो लक्षद्वीप में जाकर के देश के कोने कोने में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। कौन सी पॉलिटिकल बिल्कुल, पार्टी ये के बात लोग मिल रहे बिल्कुल सही हैं? है। ये चुनाव के समय में निकल बिल्कुल करके सही आते बात हैं। है। हम चुनाव के समय में निकल कर नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो 5 साल के लिए काम कर रही है। आपने क्या काम किया है मुझे बताइए? आपकी राजनीतिक दल बैठ करके भाषण देने के एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो परिपाल कर रहा है। बिना भ्रष्टाचार युक्त सरकार दे रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है लगातार। नवीन आप कुमार क्या जी बात के करते इस हैं? बात को से- लेकर सवाल उठा सकते हैं, वो एक अलग आपका मसला है, लेकिन जो राष्ट्रीय जिस बात अध्यक्ष आप क्या बात नवीन करते हैं? कुमार कर रहे हैं, ये बात तो सच है। नवीन वो कुमार क्या जी है की इस ये- बात का मैं समर्थन करता हूं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कांग्रेस को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने माननीय उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को मैदान आपके में क्यों उतार नहीं देना करते चाहिए। पार्ट टाइम राजनीति करने से राजनीति नहीं चलती जी। ये जो आज कांग्रेस में आवाज उठी है कि कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं और वो चली गई, सल्तनत चली गई, सल्तनत चली गई, लेकिन लोग सुल्तान समझ बने। रहे हैं फिर भी अपना आप को। हाँ। इससे पे बहुत गंभीर मंथन की जरूरत है। ये पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए। अगर कांग्रेस सच्चाई से मुंह चुराएगी तो कांग्रेस और नुकसान उठाएगी। रिफत जी मैं यकीन नहीं हो रहा है कि मैं नवीन भाई से एग्री कर रहा हूं, लेकिन नहीं। एक चीज के लिए आप बीजेपी को फॉल्ट नहीं कर सकते, अमित शाह को फॉल्ट नहीं कर सकते कि उनका जो डिटर्मिनेशन है। देखिए केरला में कब इलेक्शन होंगे हमें नहीं पता है। हाँ। 3-4 साल के बाद होंगे। हाँ। गुजरात में देखिए वो ये बंदा जा रहा है वहां पे, ग्राउंड पे जा रहा है। ग्राउंड भले आप उसकी मोरालिटी की बात को हटाएं, लेकिन कम से कम जो डिटर्मिनेशन है, जो एंगेजमेंट है ग्राउंड पे, गोवा की मिसाल ले लीजिए। गोवा तो कांग्रेस के प्लेटर में था। जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी के लोग तो आपके पुराने लीडर थे। आप सोते रह गए, ये पूरी रात जाग करके इन्होंने सरकार बना ली। आप मोरालिटी की बात छोड़िए। तो ये जो पार्ट टाइम की जो बात हो रही है ना, आज ये अलग बात है कि जयराम रमेश का बयान सही मौके पे नहीं आया, इनको ज्यादा डैम कर गया। लेकिन जयराम रमेश ने बहुत पता कि ये जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है, मैं हमेशा आपके शो पे कहता रहा हूं कि आपको लगता है कि हम अब भी किंग हैं, जबकि आपकी पूरी वही बात कही सल्तनत चली वही गई बात है। कही। आप होते हैं फोटो ऑप के लिए आ जाते हैं, फिर छुट्टियों पे चले जाते हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इश्यूज तो मौजूद हैं। नदीम जावेद साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि असल मुद्दा देखिए ये है, और आपसे पलटकर हर जगह ये सवाल पूछा जाएगा कि देश बदल चुका है, कांग्रेस पार्टी कब बदलेगी, और ये जो सुल्तानों सा रवैया है इसे कब छोड़ेगी आपकी पार्टी? क्योंकि अब तो जमीन पर उतरना पड़ेगा आपको अगर सामना करना है तो। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई हमारे विधायकों को खरीद लिया, लालच दे दिया। उतरना पड़ेगा, जमीन पर करना पड़ेगा कुछ। नहीं, बिल्कुल आपने जायज सवाल उठाया है, और जो बाकी पैनलिस्ट भी बैठे हैं उन्होंने कांग्रेस के बेहतरी के लिए बात की है। मैं उस बात को एक्सेप्ट करते हुए एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, और आपके जरिए और आपके चैनल के जरिए मैं चाहता हूं कि ये बात लोगों तक पहुंचे। इस देश की तारीख को आप उठाइए 1977 से लेकर और 2014 तक के इलेक्शन को, तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क की आवाम हर 10 साल में एक नया तजर्बा करती है। पहला तजर्बा 1977 में किया, फिर एक तजर्बा 1989 में किया, फिर 1998 में किया जब अटल जी की सरकार बनी थी। और मैं आपसे अर्ज करूं, चूंकि वक्त कम है, बस 20 सेकंड में बात करूंगा कि 2004 के इलेक्शन से पहले हम लोग एनएसयूआई में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में काम करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में और दूसरे मुल्क के हिस्सों में। तो जब हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में जाते थे तो वहां भी लोग ये कहते थे कि शाइनिंग इंडिया हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। लेकिन जब सोनिया जी निकली थी तो पूरे देश में एक माहौल बना और 2000 में हमारी सरकार बनी, 2004 में सरकार बनी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क के अवाम की लड़ाई को जमीन पर लड़ने का काम करेगी, और बिल्कुल हम 2019 में कामयाब होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नवीन, आखिर में बस 10 सेकंड में आंसर अगर आप दे पाए, जिस तरह की नाक की लड़ाई आपने बना दिया इस एक राज्यसभा सीट के चुनाव को, आपको लगता है अगर अहमद पटेल अपनी सीट निकाल ले जाते हैं, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा झटका होगा अब आपकी पार्टी के लिए, आपके पार्टी प्रेसिडेंट के लिए? ये डर है क्या? देखिए,
हमारे लिए कोई झटका नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, और जब अंतरात्मा की बात कांग्रेस दूसरे विधायकों के लिए करती, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए, तो अपने के लिए क्यों नहीं मंथन करती है? इनके लोग जब अपने आत्म चिंतन के तहत अपने उससे मन से वोट देते हैं, तब उसमें क्यों नहीं बात करती है? इसको कष्ट होता है। मैं आपको एक बात वो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस को कष्ट इस बात का, ना तो उसके पास जिस गरीबों के लिए काम करती थी, नारा देती थी, वो गरीब नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, मध्यम वर्ग के लोग मोदी सरकार के साथ हैं। देश में भारत, पूरे विश्व में भारतीयों का, भारत का नाम हो रहा है, और एक बिना भ्रष्टाचार युक्त सरकार केंद्र में है, जिसका देश के सब लोग जानते हैं। गरीबों के लिए काम कर रही है, अंत्योदय के लिए काम कर रही है, और वो ठीक है नवीन, ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। अरविंद निषाद साहब 5 सेकंड में बता दीजिए कि अंतरात्मा की आवाज जो सुनेगा या जो सुन रहा है, सब जाएगा ना पार्टी से आपकी? अरविंद निषाद साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, क्या ये माना जाए कि अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले सभी नपेंगे? देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो अंतरात्मा की आवाज की बात कह रहे थे, तो हमारी पार्टी में तो कोई अंतरात्मा के सवाल पर कोई प्रश्न नहीं किया गया। इनकी पार्टी में इनके वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज खुलेआम कहा है कि कांग्रेस पार्टी में शासन चला गया है, लेकिन सुल्तान बने हुए हैं। इस पर इनको गहन विचार, बिल्कुल उस पर हम बात कर चुके हैं निषाद साहब। मैंने छोटू सिंह से रिलेटेड सवाल किया है। छोटू सिंह ने जो अंतरात्मा की आवाज सुनी, अरे मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी पार्टी के अली अनवर अंसारी साहब जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनके बारे में, उनकी अंतरात्मा की आवाज के बारे में बात जो कही गई, तो ये अली अनवर अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा में हमारी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया। उस समय हम भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन चला रहे थे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद निषाद साहब। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज आपकी पार्टी की जो इंटरनल लड़ाई है उस पर बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार साहब, रिफत जावेद जी, राजकुमार भाटी जी, नदीम जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।